दोस्तों आज मैं बीएससी सेकंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के एक ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको नोट्स ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में 7 से 9 मार्क्स के बीच आता है। इसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, या फिर इसको सेकेंडली हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि टॉपिक के नेम से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि एब्सोल्यूट स्केल मतलब कि किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब बात किसकी की गई है? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर के लिए हमारे पास कोई एब्सोल्यूट स्केल हो। स्केल की बात करें तो स्केल हम किस तरीके से देते हैं, किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी फॉर्म का हम यदि टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास स्केल क्या होता है? हमारे पास थर्मोमीटर होता है जहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट इस तरीके से टेम्परेचर को नोट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है? स्केल होता है, ठीक है, टेम्परेचर को नोट करने का। तो यहाँ पर हमारे पास ये टॉपिक ये कहता है, देखो बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। टू मेजर द टेम्परेचर देयर आर वेरियस टाइप ऑफ थर्मोमीटर। हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए बहुत सारे थर्मोमीटर हैं, सच एज मरकरी थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये हमारे पास थर्मोमीटर के नाम है। एक्सेट्रा आर यूज टेम्परेचर मेजरमेंट विद अबाउ सेड थर्मोमीटर डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस विच वेरीज विद टेम्परेचर। इसका कहने का मतलब ये है, जितने भी यहाँ पर थर्मोमीटर लिखे गए हैं ये हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का यदि टेम्परेचर नोट कर रहे हैं तो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है, उसका नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये सब कुछ आपको एग्जाम में लिख के आना है, बड़ी आसान तरीके से यहाँ पर लिखा गया। वॉल्यूम ऑफ मरकरी इन केस मरकरी थर्मोमीटर। यदि हम मरकरी की वॉल्यूम चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मरकरी थर्मोमीटर का। द वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ ए गैस इन केस ऑफ गैस थर्मोमीटर। यदि हम किसी भी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर को चेक करते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? गैस थर्मोमीटर। इसी तरीके से द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ प्लेटिनम थर्मोमीटर एक्सेट्रा। यदि हम रेजिस्टेंस जो होता है उसके टेम्परेचर को जैसे कि नोट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास कौन सा थर्मोमीटर यूज होता है? प्लेटिनम थर्मोमीटर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सभी अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टी होने के जैसे इनके लिए अलग अलग थर्मोमीटर हैं। तो देखिए, ड्यू टू दिस फैक्टर टेम्परेचर मेजर्ड बाई दीज थर्मोमीटर शो ए वेरिएशन टू ए लार्ज एक्सटेंट। यदि हम देखिए यहाँ पर गैस की बात की गई है, यदि हम गैस को प्लेटिनम थर्मोमीटर से मेजर करेंगे इसकी वॉल्यूम और प्रेशर को, तो वो हमारे पास कुछ अलग स्केल देगा, कुछ अलग वैल्यू देगा। और यदि हम इसको गैस थर्मोमीटर के साथ मेजर करेंगे तो ये हमारे पास अलग वैल्यू आएगी। किसी एक सब्सटेंस पर यदि हम अनेक थर्मोमीटर यूज करके देखें और उसकी वैल्यू देखें तो सभी की अलग अलग आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? लार्ज एक्सटेंट। इनके बीच में बहुत वेरिएशन है वैल्यूज के बीच में। फिर देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, इस मेन उद्देश्य क्या है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर मेजर्ड बाय मरकरी थर्मोमीटर डज नॉट एगर विद द टेम्परेचर ऑफ सेम सिस्टम मेजर बाय गैस थर्मोमीटर। वही बात लिख दी गई यहाँ पर कि यदि हम टेम्परेचर मेजर करते हैं मरकरी थर्मोमीटर से किसी भी एक सब्सटेंस का, वो हमारे पास सेम नहीं होगा यदि हम सेम सब्सटेंस का या सिस्टम का टेम्परेचर मेजर करते हैं बाय गैस थर्मोमीटर। तो इस तरीके से हमें एक ऐसे स्केल की आवश्यकता पड़ी जो कि टेम्परेचर को मेजर करे, बट वो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पर डिपेंड ना करे कि उस सब्सटेंस का नेचर हमारे पास क्या है, ठीक है। तो देखिए, डज इट बिकॉज नेसेसरी टू ए डिफाइन ए स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास स्वतंत्र हो कि उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है। सब्सटेंस यूज्ड कैल्विन, जो हमारे पास कैल्विन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर बेस्ड अपॉन द वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन तो हम समझ ही चुके हैं। तो जो कैल्विन साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा थर्मोमीटर बना सकते हैं जो कि टेम्परेचर को मेजर करेगा विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस का और वो एक्यूरेट वैल्यू देगा, वो हमारे पास एब्सोल्यूट स्केल होगा। और जो उन्होंने थर्मोमीटर इंट्रोड्यूस करने की बात की वो हमारे पास बेस्ड होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्नोट इंजन, जिसको हम कहेंगे आर कॉल्ड एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर, और वर्क स्केल भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, दीज स्केल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस। जो ये स्केल हमारे पास होगा इस थर्मोमीटर के लिए, ये हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी या फिर उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। बट जो हम ये समझ रहे हैं ये हमारे पास सब कुछ थ्योरेटिकल है। जूल ने केवल ऐसी बात कही थी, इसने ये प्रूफ करके भी दिखाया, बट ऐसा हमारे पास हो नहीं पाया कि हम ऐसा कोई स्केल बना सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी पर डिपेंड ना करे। तो सिंपली देखिए यहाँ पर क्या है, ये कार्नोट इंजन है। जैसे कि सोर्स यहाँ पर T1 है, ठीक है। फिर ये सिंक में टेम्परेचर क्या हो जाता है, इससे रिड्यूस T2। यहाँ पर E1 हमारे पास फर्स्ट इंजन है, ठीक है। इस पर वर्क किया गया W1। यहाँ से जो हमारे पास एनर्जी है वो Q1 रिलीज होती है और यहाँ पर Q2 हो जाती है। ये Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास टोटल है इसमें से वर्क डन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी T2 के रूप में, किसमें? सिंक में। अब यहाँ से Q2 के फॉर्म में ये आएगी और इस पर वर्क हमारे पास होगा इंजन 2 के द्वारा W2 वर्क हो जाने के बाद यहाँ पर क्या एनर्जी हमारे पास आएगी? Q3 की फॉर्म में आएगी।
अब Q3 की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास टोटल यहाँ से एनर्जी आई है, ये सिंक हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहा है इस कार्नोट इंजन के लिए एज ए सोर्स वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा Q2 नेगेटिव W2, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से T2 से रिड्यूस होते हुए सिंक का टेम्परेचर यहाँ से क्या हो जाएगा T3। T1 सबसे बड़ा टेम्परेचर, यहाँ पर T2 उससे बड़ा और T3 सबसे छोटा। अब इसको कंबाइन यदि हम कर देते हैं तो हमारे पास इसका सिंगल डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि हमें एग्जाम में भी शो करना है, ठीक है। तो हमारे पास सिंगल इसकी कार्नोट इंजन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। हम इनको जो ये इंजन है इनको एक ही इंजन से रिप्लेस कर देते हैं, जिसको नाम हमने दे दिया E। और जो W1 W2 वर्क यहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर हमने ले लिया W3 के रूप में इसको। ये हमारे पास सोर्स से एनर्जी लिख ली यहाँ से Q1, और लास्ट वन यहाँ से हमारे पास क्या आ गई थी Q3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है Q1 नेगेटिव Q3, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सोर्स का टेम्परेचर T1 है और सिंक का टेम्परेचर T3 है। और यहाँ पर हमारे पास जो इस इंजन की एफिशिएंसी होगी, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट नाइटा 1 इज एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन E1 के लिए, ठीक है। आपको पता ही है कि जो भी हम इंजन लेते हैं कार्नोट इंजन, यहाँ पर ये रिवर्सिबल हम लेते हैं, ये हमारे पास इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एफिशिएंसी निकालने का ये आइडेंटिटी होती है। यदि हम इंजन फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं तो क्या कर देंगे, जो हमारे पास सिंक में एनर्जी रिलीज हुई है Q2 की फॉर्म में, उसको अपॉन में Q1 जो हमारे पास इनिशियल थी उसको नेगेटिव यहाँ पर 1, ठीक है। और ये हमारे पास फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर T1 एंड T2 का, जो कि हमारे पास फर्स्ट इंजन के लिए क्या थे, टेम्परेचर थे दोनों, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये हमने इसके इक्वल ले लिया, इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर दें बोथ साइड, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये जो फॉर्म है 1 के अपॉन में लिखी जाएगी, और ये हमारे पास Q1 ऊपर चला जाएगा, Q2 अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम आर्बिट्रेरी फंक्शन इसको ले लेते हैं T1 एंड T2 टेम्परेचर का, जो कि इक्वल हमारे पास होगा Q1 एंड Q2 एनर्जी, या फिर हम कहें हीट के इक्वल, जो कि हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक इसी तरीके से सिमिलरली करके हम लिख देंगे T2 एंड T3 के लिए, हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो T1 T2 है ना, तो Q1 Q2, T2 T3 लेंगे तो Q2 Q3 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि हमने जो कंबाइंड सिस्टम लिया ना, जिसमें हमने टेम्परेचर T1 और लास्ट वन जो सिंक में वो क्या लिया है T3, तो उसके लिए ये हो जाएगा। नाउ Q1 अपॉन में Q2 क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी ना Q1 अपॉन में Q2, तो कुछ इस तरीके से वो लिख देंगे। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर देंगे। इनका जो फंक्शन है ना इन सभी का, वो पुट कर देंगे यहाँ पर। तो फंक्शन के रूप में ये कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगी। और यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, बट इस तरीके से फंक्शन के रूप में नहीं होंगे। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, ये आर्बिट्रेरी हम ले लेते हैं यहाँ पर फाई, और इनको डॉट प्रोडक्ट के रूप में हम लिख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये हमारे पास किसके इक्वल था, इसको हम वापस से हीट या फिर हम कहें एनर्जी के रूप में लिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको टाउ की फॉर्म में कर देंगे, मतलब कि कन्वर्ट कर देंगे। जहाँ पर हमारे पास फाई ऑफ T1 है, इसको हम टाउ 1 लिख लेंगे, और जो हमारे पास फाई 2 इंटू में T2 है, इसको हम ले लेंगे टाउ 2 के इक्वल। तो टाउ की फॉर्म में ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और जो हमारे पास निट्टा एफिशिएंसी का रिजल्ट होता है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पास टाउ की फॉर्म में कुछ इस तरीके से एफिशिएंसी आ जाएगी कि हमारे पास इस इंजन के लिए क्या होगी एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पर हम बता भी देंगे, जैसे कि हमारे पास कोई इंजन है E, जिस पर W वर्क किया गया है। यहाँ पर इनिशियल जो हीट यहाँ पर सप्लाई हुई है सोर्स से Q1, यहाँ पर Q2 हमारे पास इक्वल है Q1 नेगेटिव W के, कुछ इस तरीके से। तो देखो इसका मतलब क्या निकलता है, यदि हम इस तरीके से समझें एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर की सहायता से। देखो हेयर Q2 इक्वल टू Q1 नेगेटिव W, तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, Q1 नेगेटिव Q2 रिप्रेजेंट वर्क डन पर साइकिल बाय द रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर टाउ 1 एंड टाउ 2। टाउ की फॉर्म में हम ले लेते हैं लास्ट वन, इसको समझाने के लिए, ठीक है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ वर्क, और जो यहाँ पर टेम्परेचर है ना, ये हम किसकी फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, वर्क की फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। तो इसी को हम कह देते हैं वर्क स्केल, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा हैंस दिस स्केल इज नोन एज वर्क स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमारे पास डेरिवेशन था कि हमारे पास एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर या फिर हम कहें थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर का क्या डेरिवेशन होता है। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे तरीके से नोट्स यहाँ से तैयार कर लिए होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।